चलिए स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूंगा ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, नॉर्मल वैल्यू के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, प्लाज्मा सेपरेशन मेथड जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। उसके बाद प्लाज्मा प्रॉपर्टीज, प्लाज्मा प्रोटीन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का जो है ओरिजिन क्या है हमारे बॉडी में। ठीक, अगर देखा जाए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो प्लाज्मा का जो प्रोटीन है वो ओरिजिन होता है हमारे मेसेंकाइमा सेल से। कहाँ से? मेसेंकाइमा सेल से। ठीक, और सबसे पहले जो प्रोटीन ओरिजिन होता है मेसेंकाइमा सेल से वो है एल्बुमिन। ठीक, उसके बाद ग्लोबुलिन होता है एंड फाइब्रिनोजन होता है। ओके, ये तो था एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो ओरिजिन होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ लीवर, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल ऑफ लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। ओके, अब हम बात करेंगे, हमने बात किया ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मेसेंकाइमा सेल से होता है। अगर ब्लड की बात करें तो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल ऑफ लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। ओके, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ओके, तो उसके डिसइंटीग्रेशन से भी क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। ओके, आइए हम डिस्कस करते हैं फिर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए, मैंने यानी ब्लड के पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह ब्लड का फंक्शन होता है। उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि रोल इन कोगुलेशन, तो किस तरह ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड को कोगुलेट कराने में मदद करता है। ठीक है, जिसमें इसी में होता है, यानी अगर देखा जाए प्लाज्मा प्रोटीन में तो जो फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ओके, जब कभी भी हमको चोट लग जाती है या हमारा ब्लड वेसल रप्चर कर जाता है तो यहां से ब्लड लीक करने लगता है। ठीक, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है। उसके बाद में जितनी भी क्लॉटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन जो होता है वो लास्ट में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और फाइब्रिन कुछ नहीं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसी थ्रेड में जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं वो इसी में ट्रैप कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, इसलिए रोल इन कोगुलेशन। ओके, दूसरा हेडिंग हमारा है रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। किस तरह ये हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बॉडी को डिफेंस करता है। ठीक, तो रोल इन डिफेंस जिसमें हमारा है, जैसे मैंने आपको बताया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन तो का काम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। और जो ग्लोबुलिन का काम है वो क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। अगर, क्योंकि ग्लोबुलिन के 3 कैटेगरी होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी, यानी अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। और जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इसलिए इस ग्लोबुलिन को क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक, तो दूसरा जो इसका काम क्या है? रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, लाइक डिजीज, जैसे डिप्थेरिया हो गया, किसी को मेजल्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो एक तरीके से एंटीबॉडी बनाने का काम करता है।
जो तीसरा हेडिंग है रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ओके, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक, तो एक तरीके से क्या करता है, ये हार्मोन्स और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, मान लीजिए जितने भी ऑर्गन्स है वहां से एंजाइम्स बना, या कोई गैस्ट्रिक क्या नाम है, कोई एंजाइम्स बनाए, कोई हार्मोन्स बना, तो इसी एल्बुमिन से क्या होता है, जुड़ जाता है और इसको क्या बोल दिया जाता है, टारगेट सेल तक भेज दिया जाता है। तो एक तरीके से क्या ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ मेटल्स भी होते हैं, ठीक, कुछ मेटल्स भी होते हैं जो इसी प्रोटीन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और उस टारगेट सेल को भेजा जाता है। ठीक, उसके बाद में ये क्या करता है, रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किस तरह ये हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जिम्मेदार है वो है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में 55% होता है। ठीक, और ये जो प्रेशर क्रिएट करता है नियर अबाउट 25 mmHg। और जो इस प्रोटीन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, वाटर होल्ड होता है हमारे ब्लड में। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो वाटर क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या करेगा, ये अपना घर छोड़ के दूसरे घर में पहुंच जाएगा। ठीक, यानी मान लीजिए ये कंपार्टमेंट है, ये बी कंपार्टमेंट है, तो ये से बी में चलाएगा। यानी एल्बुमिन एक तरीके से कंसंट्रेशन, ब्लड के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। अगर यहाँ पे एल्बुमिन की कमी हो जाए तो कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाइपो कंसंट्रेशन हो जाएगा ब्लड का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हाइपो हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर यहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। आई बात समझ में? एक थोड़ा सा बेस ले लीजिए किस तरह से वाटर का फ्लो होता है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए वाटर का फ्लो कैसे होता है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन ये है, ये दूसरा सॉल्यूशन बी है। ठीक है, सॉल्यूशन ए एंड बी दोनों को हम क्या करते हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं। ठीक, अब ये सॉल्यूशन का क्या है, इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स हम मिलाते हैं। ठीक, और इसमें भी सॉलिड मॉलिक्यूल मिलाते हैं। लेकिन बी वाले सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और यहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे जैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल घटता जाएगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, तो अगर ज्यादा आप इसमें सॉलिड, क्योंकि प्योर वाटर में इंप्योरिटी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप सॉलिड मॉलिक्यूल मिलाते जाओगे वाटर पोटेंशियल की नेगेटिविटी यानी वाटर पोटेंशियल वैसे वैसे घटता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि तुमसे पूछे कि इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन कम है, तो इसमें कौन सा हाइपरटॉनिक है, कौन सा हाइपोटॉनिक है, क्या बोलोगे, ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है। ठीक, और किधर से किधर वाटर का मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ इसका वाटर पोटेंशियल कम है और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है इसलिए वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे सॉलिड कंसंट्रेशन ज्यादा इसलिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ वाटर फ्लो करेगा। इसी तरह से हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड और वाटर होते हैं, इसी तरह से एक जगह से दूसरे जगह यानी टिश्यू तक ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए, जो ब्लड है, ब्लड में से वाटर बाहर यानी लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो टिश्यू से वो लेना स्टार्ट कर देगा। दोनों कंडीशन डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां से होता है, मेसेंकाइमल सेल से होता है, और एडल्ट में कहां से होता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो रोल इन कोगुलेशन, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी लाइक डिजीज, डिप्थेरिया, मेजल्स, हेपेटाइटिस, रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ओके,
और रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, किस तरह से हमारे बॉडी में ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, और मैंने एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया। ओके, थैंक यू वेरी मच। बोलते हैं कि आसान हो जाए। हाँ।